अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, मतलब डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए कहना है विच एवर मेथड इज यूज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन द अकाउंटिंग रिमेन द सेम। हम कोई भी मेथड यूज करें, उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जैसे कि हमने उसे डेबिट करना है क्रेडिट, वो सेम ही रहेगा। मेथड कोई भी यूज करें, बट जो डेबिट करना है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। The depreciation expense account is a profit or loss account and therefore is not accumulated. जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो उसी अकाउंट में ईच ईयर हो जाता है, तो वो अकुमुलेटेड नहीं होता। The accumulated depreciation account is a statement of financial position account and as the same suggest is the accumulated reflect all depreciation today. सारी डेप्रिसिएशन को ऐड करते जाएं तो हमारा accumulated depreciation होगा। ठीक है, और ये अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। On the statement of financial position, it is shown as a deduction against the cost of non-current asset. Cost अगर हमने मतलब कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है। कोस्ट में से accumulated डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट है हमारे पास इलिस्ट्रेशन। Santa runs a large toy shop in Windsor. In the year ended 31st August 2015, she bought the following non-current assets: a new cash register for $5,000. This was purchased on 1st December 2004 in time for the Christmas rush and was to be depreciated at 10% straight line. A new delivery van purchased on 31st March 2005 at a cost of $22,000. The van is to be depreciated at 50%, reducing balance method. Santa charge depreciation on a monthly basis. What is the depreciation charge for the year ended 31st August 2005? Show the relevant ledger account and statement of financial position presentation at this date. ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो लेजर्स अकाउंट बनाने हैं और दूसरा हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 2005 में। तो अगर हम डेप्रिसिएशन देखिए, जो कैश रजिस्टर है उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये उन्होंने इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है। कैश रजिस्टर पे 10% 5000 का, कोस्ट का 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, क्योंकि उन्होंने कहा है चार्ज ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, वो मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो ये कितने मंथ डेप्रिसिएशन हो गई, ये हम काउंट कर लेंगे 9/12, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डिलीवरी वैन डेप्रिसिएशन चार्ज, इस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होगा, तो 15% मल्टीप्लाई बाय 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12। मार्च में ये बाय की है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मंथ्स हो जाएंगे, 5/12, तो इसकी डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें है कि हमने इनके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया है, कोस्ट और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इसके ये हमने बाय किया है, इसके अलावा कोई हमारा नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5000 ही आ जाएगा। कैश का हमने कोस्ट अकाउंट बनाया, इसकी तरह फिर कोस्ट का डिलीवरी वैन का कोस्ट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो डिलीवरी वैन की कॉस्ट कितनी थी, 22,000, तो इसके अलावा कोई डिलीवरी वैन हमने बाय नहीं की, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा वही आ जाएगा। नेक्स्ट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन है कैश रजिस्टर की, फिर डिलीवरी वैन की, हर चीज़ का अलग अलग इसी तरह हमने अकाउंट बनाना है। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, ये हमारे अकाउंट्स बनेंगे इसमें, और इनकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब डेबिट और क्रेडिट जो हमने लिखना है वो भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एट 31st August 2005। कि 31st अगस्त को फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, एक तो कोस्ट आएगी इसकी, फिर इनमें से जो डेप्रिसिएशन हो गई है वो लेस कर देंगे, तो कैरिंग अमाउंट, ये चीज़ जो आएगी उसकी कोस्ट आएगी एसेट की, फिर इसमें से हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और हमारी कैरिंग अमाउंट जो कि हमने नॉन करंट एसेट्स में इस ईयर के फाइनेंशियल पोजीशन में लिखनी है वो ये है 25,250। ठीक है, वो इन्होंने ये कैलकुलेट कर दी है। नेक्स्ट एक और
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। Coco acquired two non-current assets for cash on 1st August 2005 for use in her party organizing business. A property with a 25-year useful life for 2 million with no expected residual value. A chocolate fountain for 4,000. The fountain is to be depreciated at 25% per annum using the reducing balance method. A full year of depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. अब ये याद रखें, इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो जब हमने परचेज किया फुल ईयर की, और जब हमने सेल किया है उस साल में बिल्कुल डेप्रिसिएशन नहीं करनी। ठीक है, तो उन्होंने इसमें पूछा कि उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा लेजर्स अकाउंट बनाएं। ठीक है, और लेजर्स अकाउंट बनाने के लिए पहले हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनेगा, कॉस्ट का बनेगा। तो इन सब के लिए हमारे पास इनका ये चीज़ें होनी चाहिए। इस वजह से हम इसमें डेप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले फाइंड करेंगे। जैसे हमने ये अभी ऊपर क्वेश्चन एग्जाम्पल किया है, इसी तरह इसकी बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। या आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको इसका सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है changing estimates. Business should apply the same rates and method of depreciation consistently throughout the life of their business. However, if a business believes that its estimate of useful life and or residual value are inappropriate, it is permitted to change them with no further resources. In order to do this, you simply work out of the new depreciation charge of the asset based on the revised estimate of useful life or residual value. इसमें भी कह रहे हैं कि हमने एस्टिमेट किया होता है कि हमारा एसेट कितने साल तक चल सकता है। ठीक है, अगर हमें लगे कि हमारी जो यूजफुल लाइफ है वो कम या ज़्यादा हो रही है, तो वो हम अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेट्स हैं और एस्टिमेट्स हमारे गलत भी हो सकते हैं, इस वजह से इसमें हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने इसी की इलस्ट्रेशन दी है कि आफ्टर परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑफ 1 lakh on 1st July 2002 and start depreciation it over 5 years. Residual value was taken as 10,000. At 1st January 2003, a revenue of asset lives was undertaken and the remaining useful life of the asset was estimated at 8 years. Residual value was estimated to be nil. Calculate the depreciation charge for the year ended 31st December 2003 and subsequent years. इसमें वो कह रहे हैं कि हमने पहले डेप्रिसिएशन 1 लाख का एसेट था। ठीक है, कॉस्ट ये, डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है और हमने 5 ईयर हमने उसकी यूजफुल लाइफ ली। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई हमने गलत की है। ठीक है, 1 साल बाद हमें पता चला कि हमें हमारी यूजफुल लाइफ 5 ईयर नहीं 8 ईयर्स है, तो हम उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने कितनी डेप्रिसिएशन की थी, 1 साल बाद पता चला, तो 1 साल हमने 18,000 डेप्रिसिएशन कर ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हम किस तरह करेंगे, नेक्स्ट ईयर हमें पता चला कि हमारी जो यूजफुल लाइफ है वो 8 ईयर्स हो गई है। ठीक है, तो अब हम ये जो डेप्रिसिएशन कर ली है वो हम डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर देंगे, कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई। अब इस कैरिंग अमाउंट पे हम 8 ईयर्स की डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, और ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 8 ईयर्स बाद हम डेप्रिसिएशन करेंगे और इसकी रेजिडुअल वैल्यू नील हो जाएगी तब। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू 0 हो जाएगी, 82,000 हमारी कॉस्ट हो गई, 82,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, तो ये हमारे पास ईच ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारा कोई एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है ये टेस्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग है, आप ये ट्राई कीजिएगा। एंड यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इससे नेक्स्ट जो वो हम इंशाल्लाह इसी स्टैंडर्ड का जो रह गया है डिस्पोजल्स वगैरह वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।